हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। और आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दोनों एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी के पार्ट्स हैं, इनके की डिफरेंसेस पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसे अपन अप्लाई करते हैं, बिकॉज आगे जा करके वी ऑल आर गोइंग टू डू रिसर्च। सो हम ये भी समझेंगे कि कब क्रॉस सेक्शनल स्टडी लगाते हैं और कब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी लगाते हैं, अपन यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज लेके आया हूँ ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक दैट इज़ क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, और कुछ और रिसर्च के एमसीक्यूज भी अपन करेंगे साथ ही साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए, इससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ वो आपको तुरंत मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है सक्सेस क्लासेस के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं वहाँ पे। और हमारा जो सक्सेस क्लासेस ऐप वो गूगल प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे वीडियोस एज वेल एज पीडीएफ्स आपको एक्यूमुलेटेड मैनर में वहाँ मिल जाएगी और आप अपनी लर्निंग को और एनहांस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ब्लैंक पेज, हम हमेशा ब्लैंक पेज लेके आते हैं पहले, वैसे तो आगे जाकर के मेरे पास पूरी कंप्लीट पीडीएफ है, पर पहले मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल के थ्रू, जिससे एक आइस ब्रेकिंग सेशन हो जाए। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू दी प्रॉपर्टीज एज वेल एज अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल की अगर बात करें तो क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, पहले क्रॉस सेक्शनल समझेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। सेक्शंस हम लोग पढ़ते थे ना स्कूल में, हम लोग के स्कूल में भी सेक्शंस होते थे, ए बी सी, आपके अलग होते होंगे, रेड ब्लू ग्रीन जो भी करके। सेक्शंस में क्या होता है कि जो सेम स्टूडेंट्स होते हैं ऑफ द सेम क्लास, दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस, जिससे जो है वो आराम से जो है टीचर बच्चों को पढ़ा सके और उनके ऊपर एक इंडिविजुअल अप्रोच हो सके, उनको इंडिविजुअल हम लोग ध्यान दे सकें उनके ऊपर। इन दी सेम वे अगर यहाँ पे सेक्शंस आ रहे हैं तो मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अपन सेक्शंस बनाते होंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, जॉगिंग करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, खैर मैं तो नहीं करता, बीच में मेरी छुट्टी हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19। जो जॉगर्स होते हैं उनको हम ले रहे हैं और हम लोग यहाँ पे उनके बीच में जॉगर्स का और उनके लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल का, हाँ, लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है कि क्या जॉगिंग करने से लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। हमने क्या किया, हमने ग्रुप्स बना दिए। एक ग्रुप बनाया हमने बिटवीन 20 टू 30 ईयर्स, एक ग्रुप बनाया, एक सेक्शन बनाया जिसे आप कह सकते हो 30 टू 40 ईयर्स, एक सेक्शन बनाया हमने 40 टू 50 ईयर्स। और हम क्या करने वाले हैं, इनका ये जो लोग जॉगिंग करेंगे तो उनका उस जॉगिंग का इफेक्ट हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। और यहाँ पे ये लोग ऐसे हैं 20 टू 30 वाले जो कि जॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग जॉगिंग कर रहे हैं। और एक अपन ले लेते हैं ग्रुप, ठीक है, सेम 20 टू 30 का, 30 टू 40 का और 40 टू 50 का, जो कि जॉगिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमने ये शुरुआत में आपको बताया दिस इज़ एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी, मतलब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे ऐसे, है ना। हम लोग ने यहाँ पे और सेक्शंस बना दिए उसके। एक तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे कि जो लोग जॉगिंग नहीं करते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, जो लोग जॉगिंग करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यहाँ पे हम सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक सब चीज़ों का क्या कर रहे हैं, हम कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं। और यहाँ पे 30 टू 40 जो लोग जॉगिंग कर रहे हैं उनका अपन करेंगे यहाँ पे कंपेरेटिव एनालिसिस विद दोज हु आर नॉट जॉगिंग एट द एज ऑफ 30 टू 40 ईयर्स, बिटवीन 30 टू 40 ईयर्स। और फिर हम करेंगे वही सेम चीज़ 40 टू 50 एक लेंगे जो लोग जॉगिंग कर रहे हैं और 40 टू 50 जो लोग जॉगिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी आपकी रिसर्च भी कुछ ऐसी ही है कि आप उसमें सब डिविजन सब सेक्शंस करने चाहते हो और एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत सारी चीज़ों का आप कंपेरिजन करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं आप एक से ज़्यादा चीज़ें भी कर सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ, और सेक्शंस भी बना सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ एज, तो हमने बनाया ऐसे करते करते। अब और भी जेंडर हम कर सकते हैं, तो और भी आप जो है इसके बेसिस पे बाइफर्केशंस कर सकते हैं, सेक्शंस कर सकते हैं। तो जब आपके रिसर्च में कुछ ऐसी स्टडी है तब आप यूज़ करते हो क्रॉस सेक्शनल स्टडी, और ये होती है एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी, बिकॉज यहाँ पे हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि कहाँ इसे यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ते हैं जिससे क्लियर हो जाए। और क्रॉस सेक्शनल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़
सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, ये बोल्ड लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन दोज हु आर जॉगिंग with those who are jogging and those who are not jogging, and we are going to find a cause, we are trying to find a cause and effect relationship between joggers as well as their level of cholesterol. Next point, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग विदाउट चेंजिंग एनीथिंग और मैनिपुलेटिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच दे एक्सिस्ट, यहाँ पे हम नेचुरल एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट नहीं करेंगे। ये जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों में, ये क्रॉस सेक्शनल में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब यहाँ पे हम कुल मिला करके जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उनको हम किसी प्रकार का भी मैनिपुलेशन नहीं करेंगे, जिससे हमारा जो इंडिपेंडेंट को जो हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं उसका इफेक्ट डिपेंडेंट पे नजर आए। समझ में आया? जैसे अपन पढ़ते हैं ना कन्फाउंडिंग, एक्सट्रॉनस, राइट, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सटर्नल को मैनिपुलेट ना करें, जिससे हम जॉगिंग का इफेक्ट देख सकें किनके ऊपर, उनके लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। इसलिए हम बाकी चीज़ों को क्या करते हैं, है ना, हम कोशिश करते हैं कि वहाँ उनको चेंज ना करें, वो उनको अवॉइड करें, वो लोग को हम चेंज ना करें, जिससे इंडिपेंडेंट को ही हम मैनिपुलेट करें और डिपेंडेंट पे उसका अपन इफेक्ट देखें। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट, इट कैन कंपेयर डिफरेंट सैंपल्स एट वन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत सारे सैंपल्स थे ना, कितने सारे सैंपल्स हो गए थे, 6-7 सैंपल तो हो ही गए थे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 सैंपल्स। इट कैन बी मोर देन 6 ऑल्सो, इट कैन बी लेस देन 6 ऑल्सो, राइट। पर यहाँ पे एक कंडीशन है कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देख रहे हैं, उनको हम कंपेयर करें कि हमने सबका लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल चेक कर लिया एक पॉइंट ऑफ टाइम, आज मतलब जैसे कि अपन कह सकते हैं 7 अगस्त, और हमने आज उनको क्या किया, हम इन सब क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कंपेयर, हम कंपेयर कर रहे हैं आज ही के दिन 7 अगस्त के दिन ही और दोपहर के 12:42 पे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यही सब चीज़ें दी हुई हैं कि आउटसाइड जो होते हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि आउटसाइड फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखें, उनको हम अलग रखें, उनको मैनिपुलेट ना करें, जिससे करेक्ट इफेक्ट जो आए। और यहाँ पे आप सबसेट भी कर सकते हो, ये चीज़ मैं आगे बताऊंगा। आप जेंडर, एज, इनकम ऐसे करके भी बाइफर्केशंस कर सकते हो क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैनी वेरिएबल्स हो सकते हैं ना, जैसे मैंने अभी बताया कंटिन्यूएशन ही था, आप इनके बेसिस पे भी और जो है सेक्शंस बना सकते हो। अभी तो हमने सिर्फ एज के बेसिस पे बनाया था, यू कैन मेक सेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, उसके अंदर भी आप जेंडर कर सकते हो, उसके अंदर भी आप इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप सेक्शंस बना करके और डिटेल तरीके से आप इन दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट, देयर इज वन डाउन साइड, अब एक डीमेरिट भी आ चुका है भैया। दिस टाइप ऑफ स्टडी इज नॉट एबल टू प्रोवाइड ए डेफिनाइट रिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये कोशिश तो कर रहा है, पर कंपेरेटिव टू लॉन्गिट्यूडनल ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अच्छी तरीके से नहीं बता पाता। क्यों? हो सकता है किसी आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हो सकता है वो इंसान का लेवल ऑफ जो कोलेस्ट्रॉल हो वो पहले से ही कम हो, समझ में आ रहा है, पहले से ही लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल कम हो उसका, और आप अभी पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हो उसको, उस डिफरेंट वेरिएबल्स को, डिफरेंट सेक्शंस को यू आर कंपेयरिंग विद ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ दिस स्टडी डज नॉट कंसीडर व्हाट हैपन्स बिफोर और आफ्टर, क्योंकि ये अभी की बात कर रहा है, पहले क्या हुआ था और इसके बाद क्या होने वाला है, इस चीज़ को वो मैटर नहीं करता। जैसे कि हमारी ये ऐसा एक तरीके से ऐसा हो गया कि आपने दूर से देखा, ये केस मेरे कॉलेज में भी हुआ था, 2 लोग लड़ रहे थे और एक लड़के ने 2-3 को खूब है ना तेज झापड़ मार दिए, और फिर ऊपर से डायरेक्टर आए और वो उसको डांटने लगा जिसने 3 झापड़ शुरुआत में एक साथ मार दिए। अब वो उसके ऊपर चिल्लाने लग गए। ये क्या हुआ, ये एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ। हो सकता है कि पहले उसने उसको झापड़ मारा हो ऐसे ही विदाउट एनी रीज़न, या जो जिसको थप्पड़ पड़ रहा है उसकी गलती हो और दूसरे वाले को गुस्सा आए, क्योंकि सच में इतनी ताकत होती है कि उसने एक मारने की वजह 3-4 मार दिए, और आपने उस पॉइंट ऑफ टाइम के बेसिस पे डिसीजन ले लिया। आपको पहले सोचना चाहिए था ना पूरा डिटेल में कि पहले क्या हुआ था, आफ्टर क्या हुआ था। तो क्या यहाँ पे आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अच्छी तरीके से स्टैब्लिश कर पा रहे हो? अब जवाब दो, आप इस केस में क्या करते? आपको उनको रोकना चाहिए था, रोकने के बाद यू हैव टू आस्क कि क्या बेटा क्या हुआ था, क्या दिक्कत थी, क्या किसने स्टार्ट किया, यहाँ आसपास जो लोग थे उनसे पूछना चाहिए था आपको, और एक लंबी एनालिसिस करते, एक लंबी स्टडी करते आप उनको रोकने के बाद कि किसकी गलती, उसके बाद ही जो है आपको निर्णय लेना चाहिए था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने अपनी आंखों से देखा और फिर आपने यू टुक दैट डिसीजन विच इज रॉन्ग। यू हैव टू एनालाइज each and every aspect and then you have to take a decision। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ जाती है। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जांपल कि मेरे कॉलेज में एक हादसा हुआ था ये चीज़, तो मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है। तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जो अभी हो रहा है उसके हिसाब से बस अपन देख रहे हैं। इससे पहले क्या हुआ था, आप कुछ नहीं कर रहे, जिसने मारा बस उसकी गलती होगी। ये क्या तरीका है? हो सकता है जिसने पहले हो सकता है उसी ने पहले शुरुआत की जिसको पड़ रही है,
ठीक है, हो सकता है उसने स्टार्ट किया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे उतनी बेहतरीन तरीके से क्रॉस सेक्शन में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। लॉन्ग, लॉन्गिट्यूडनल से लॉन्ग आ गया मतलब ये लंबे समय तक चलने वाली है। देखो वर्ड से ही बहुत चीज़ें डिराइव हुई हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें डिराइव हुई हैं। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के पढ़ते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम क्या करते हैं, हम लंबे समय तक क्या करते रहते हैं, लंबे समय तक हम किसी एक वेरिएबल को, वहाँ पे कितने सारे वेरिएबल्स थे, वहाँ बहुत सारे वेरिएबल्स थे, 6 वेरिएबल थे, पर यहाँ पे हम किसी एक ही वेरिएबल को लंबे समय तक क्या करते रहते हैं, उनके लंबे समय तक ही हम उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी। Data is gathered from the same sample repeatedly over an extended period of time। एक ही सैंपल लेंगे, उसको लंबे समय तक हम उनको ऑब्जर्व करेंगे और फिर जाके हम कोई स्टडी करेंगे। हाँ, इसका एग्जांपल सर बताइए। इसका एग्जांपल ऐसे हो सकता है, जैसे कि यहीं पे ले लेते हैं ऊपर, हमने एक एज ग्रुप लिया 30 से 40 साल का, ठीक है, और हमने ये देखा कि ये इंसान जो है 30 to 40 ईयर्स के जो एक सेक्शन हमने बनाया, सिर्फ एक ही लिया हुआ है, हमने एक ही वेरिएबल लिया हुआ है, उसको हमने 10 साल तक एनालाइज किया कि 10 साल तक ये बंदा जॉगिंग कर रहा है, और फिर देखते हैं इसका हम लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने वाले, दैट इज डिटेक्ट एनी चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिसिपेंट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिटेक्ट कर पाएंगे ना चेंजेस कि पहले वो इंसान का लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैसा था, उसके बाद उसने 10 साल तक क्या किया, कंटिन्यूसली जो है वो जॉगिंग करता रहा, और उसके बाद जा कर के हमने उसका वापस से कह सकते हो आप एक लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल चेक किया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कब बढ़ा कब घटा, बिकॉज हम एक ही वेरिएबल को लेकर के लंबे समय तक कर रहे हैं, और लंबे समय तक अगर आप कर पाओगे तभी आप जो है चेंजेस को डिटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है द बेनिफिट ऑफ कंडक्टिंग लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज दैट रिसर्चर्स कैन मेक नोट्स ऑफ द चेंजेस एंड मेक ऑब्जर्वेशंस, है ना, आप चेंजेस देख सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो अच्छी तरीके से, बिकॉज यू आर गोइंग टू टेक अ सिंगल वेरिएबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज दैट लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एक्सटेंड बियॉन्ड अ सिंगल फ्रेम इन टाइम। ये तो बताने की जरूरत नहीं, ये लंबे समय तक जो है चलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पॉइंट पे, इट इज़ मोर लाइकली टू सजेस्ट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब आप ये बताओ कौन अच्छी तरीके से बता पा रहा है। वहाँ पे ये तो दिक्कत थी कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है देखा कि एक बंदा जो है वो दनादन दिए पड़ा है सामने वाले को, और हमने डिसाइड कर लिया हाँ ये इसी ने स्टार्ट किया होगा, इसी ने ये 3 बार मार चुका है, मतलब या उसकी भोली शक्ल देख ली, जिसको पड़ रही है उसकी शक्ल तो भोली वैसे ही हो जाती है ना, उसको मार पड़ रही होती है। तो हमने इसी बेस पे जो है एक तरीके से डिसाइड ले लिया। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की गई है। अच्छा आप शुरुआत से थे यहाँ पे, क्या हुआ था शुरुआत में, अरे कुछ नहीं हो रहा था, वो लड़का जा रहा था, उसने कमेंट किया, उसको कुछ ना कुछ उटपटांग बोला, उसे गुस्सा आ गया, उसे 3 जो है उसको झापड़ जड़ दिए। अब ये क्या हुआ, ये है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, बिकॉज उसने शुरुआत से लेकर के एंड तक जहाँ तक आपने देखा उसके पूरे जो है बारे में उसको बताया गया, जिससे आगे जा कर के वो इंसान सही तरीके से चेंजेस देख सके, उसको सही तरीके से जो है ऑब्जर्व कर सके। तो ये होता है एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। तो यहाँ पे जो है अब आप देख सकते हो कि ये जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होता है, तो ये अपन कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती है। और यहाँ पे जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी अपन अच्छी तरीके से बना पाते हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग अ सेम सैम्पल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और हम सही तरीके से जो है ऑब्जर्व कर पाएंगे और देख पाएंगे क्या किसको हमने क्या कॉज था जिसकी वजह से जो है वो इंसान ने 3 झापड़ मारे। तो ये होता है एक तरीके से लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी कैन बी डन मोर क्विकली एज कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। तो ये एक तरीके से ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में हम बहुत लंबे समय तक करते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी हो जाता है। पर अपन बात करें अगर क्रॉस सेक्शनल की, तो उसको तो आप सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से टाइम सेविंग हो जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रिसर्चर में स्टार्ट ऑफ विथ क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड इफ नीडेड फॉलो इट अप लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। मतलब शुरुआती स्टेज में जो है रिसर्चर को इफ़ देयर इज़ अ टाइम कॉन्स्टेंट, अब उसको लग रहा है कि टाइम की कमी है, तो उस केस में उसको कोशिश करना चाहिए कि क्रॉस सेक्शनल से स्टार्ट करना चाहिए, और फिर जा करके जो है उसने लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, कॉज इफेक्ट वाला, बिकॉज ये जो है क्वेश्चन आ चुका है रिसर्च एप्टीट्यूड में NTA UGC नेट में, इसलिए मैं आपको फोकस कर रहा हूँ कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप
रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छी तरीके से किस में दिखा पाता है? तो आपको आंसर देना है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बीच में दिखा पाता है, बिकॉज यहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल लंबे समय तक ले रहे हैं जो कि ज़्यादा फेवरेबल, ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट दे पाएगा इन स्पाइट ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी आप देख रहे हो और अभी के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर तरीके से हो पाता है और ये एक्सटर्नल वेरिएबल्स को भी क्या करता है, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हटा पाता है ना। यहाँ पे हमने देखा उसका, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और वहाँ पे क्या हो रहा था, हमने एक डीमेरिट देखा था ना क्रॉस सेक्शनल में, हम रिवाइज भी कर रहे हैं साथ साथ में ताकि रिलेट कर पाएँ। हमारा ये टॉपिक है की डिफरेंसेस फाइंड आउट करना। क्रॉस सेक्शनल में हमने क्या पढ़ा था, क्रॉस सेक्शनल में हमने ये पढ़ा था कि वो हो सकता है वो इंसान का लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल पहले से ही कम हो और आपने बोल दिया हाँ जॉगिंग की वजह से कम हुआ है, ठीक है। वहाँ पे कोई एक है ना, एक तरीके से वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी थी, पर यहाँ पे तो हमारे पास एक्यूरेट डाटा है कि हम 10 साल से उस इंसान को पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका ये देखिए हमारे पास डाटा है, इस टाइम पे हमने हर मंथली देखा है कि इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ये था, तो ये जो है एक तरीके से ज़्यादा एक्यूरेट कर पाएगा। और हाँ, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के बेसिस पे ही हमने क्या किया, बिल्कुल ये प्रूफ किया कि यहाँ जॉगिंग की वजह से इसका पहले कोलेस्ट्रॉल कम नहीं था, जॉगिंग की वजह से ही जो है इसका आगे जो है लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे एक एक्यूरेट प्रूफ आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के अंदर। तो ये ऐसा आप एक्सप्लेन कर देना अगर आपसे कोई पूछे तो। अब फटाफट एक डिफरेंस पढ़ लेते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज आर क्विकली टू कंडक्ट एज कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, ठीक है। क्विकली कंडक्ट होता है बिकॉज मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडनल लंबे समय तक चलता है, 10-10 साल तक, ठीक है। पर वहाँ पे जो है वो जल्दी हो जाता है। पर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ क्या होता है, ये बहुत सारे जो है लंबे टाइम पीरियड तक चलता है। इट टेक्स अप टू फ्यू ईयर्स और इवन डिकेड्स। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कंडक्टेड एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, पर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग लंबे समय तक करते हैं और हर प्रॉपर इंटरवल्स में हम क्या करते हैं उसके इन्फॉर्मेशन। 10 साल तक इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 साल लिया फिर 2 साल लिया, आप मंथ्स ले सकते हो कि हर महीने की पहली तारीख को मैं अगर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कर रहा हूँ तो मैं आपका लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या करने वाला हूँ, चेक करूँगा। तो ऐसे करते करते हमें पता चल जाएगा कि क्या ये जो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है ये जॉगिंग की वजह से हुआ है या नहीं हुआ है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ के अंदर। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कंडक्टेड विद डिफरेंट सैंपल्स, 6 सैंपल थे और यहाँ पे सेम सैंपल हम लेते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कैन नॉट पिन डाउन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उतनी अच्छी तरीके से नहीं पता कंपेरेटिव टू लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, बिकॉज यहाँ पे एक डिमेरिट आ जाता है कि हो सकता है कि उसका लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल पहले से ही कम हो, शुरुआती से ही कम हो और आपने अभी बोल दिया कि हाँ जॉगिंग की वजह से कम हुआ होगा, तो यहाँ पे उतना एक्यूरेसी नहीं आ रही है। पर यहाँ पे हमारे पास प्रूफ है क्योंकि हम 10 साल तक कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स कैन बी स्टडीड एट ए सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल इज कंसीडर्ड टू कंडक्ट दी स्टडी, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स लेते हैं, वहाँ पे सिंगल वेरिएबल लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल में। और ये चीप होता है, कंपेरेटिवली सस्ता होता है, बिकॉज यहाँ पे हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बार आप कोई काम करोगे तो वो सस्ता पड़ेगा, और जो लंबे समय तक काम होता रहेगा उसमें तो भैया पैसा लगेगा आपका। तो ये क्या होता है, कंपेरेटिव एक्सपेंसिव होता है किसके कंपेरिजन में, क्रॉस सेक्शनल के कंपेरिजन में। एक्सपेक्टेड MCQs फर्स्ट, चलो अब आप लोग को अच्छे से समझना है और देखते हैं किसको कितना समझ में आया और किसको कितनी रिसर्च की नॉलेज है। व्हाट इज ए क्रॉस सेक्शनल डिजाइन? ऑप्शन ए, अ स्टडी ऑफ वन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ a society, example the middle classes, one that is derived when the researcher is in a bad mood. Third, the collection of data from more than one case at one moment in time. A comparison of two or more variables over a long period of time. क्या आंसर हो सकता है? क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ क्या होगा? आपको मैंने बताया है, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं, मेरी टीचिंग से आप को समझ में कुछ आया भी है कि नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, the collection of data from more than one case, multiple variables at one moment, ठीक है, एक मोमेंट पे होता है। बैड मूड का क्या, कुछ नहीं, ये सब तो कुछ भी नहीं है। लॉन्ग पीरियड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल है। अ स्टडी ऑफ वन पर्टिकुलर सेक्शन, वन पर्टिकुलर सेक्शन तो भूल ही गए अपन, वन होता ही नहीं है, मल्टीपल की बात हो रही है, आगे बढ़ो। क्रॉस कल्चरल स्टडीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ, अब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसमें आप थोड़ी दिमाग भी लगाना है अपना। हर एक क्वेश्चन अपने को बनता हुआ है ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ ये बताओ, क्रॉस सेक्शन में मैंने एक वर्ड बहुत यूज़ किया है, आप बताओ इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है? क्रॉस कल्चर स्टडीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ केस स्टडी डिजाइन, कंपेरेटिव डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन। इसमें लॉन्गिट्यूडनल तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो यहाँ एलिमिनेट हो गया ये। क्रॉस और लॉन्गिट्यूडनल एक तरीके से एंटी हैं, अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। क्या कर रहे थे हम लोग, अलग अलग सेक्शन को लेकर के कंपेयर, सिंपल कंपेयर कर रहे थे, ये हो जाएगा कंपेरेटिव डिजाइन। बताने की कोई बात ही नहीं है। ग्रैंड थ्योरी क्या होती है? अब कुछ अलग रिसर्च के क्वेश्चंस भी मैं लेके आया हूँ जिससे पता चले आप लोगों को। One that was proposed by one of the major theorists in the sociological tradition, one that is highly abstract and makes broad generalization about the social world, and
intermediate level explanation of observed regularities, a particularly satisfactory theory that makes the researcher feel happy. इसमें से एक ग्रैंड थ्योरी क्या कहलाएगी? थ्योरी में क्या होता है? एक ग्रैंड थ्योरी क्या कहला सकती है इसमें से? आंसर इज बी, one that is highly abstract and makes broad generalization अबाउट दी सोशल वर्ल्ड. हम ब्रॉड जनरलाइजेशन किस में करते हैं? हम है ना, ब्रॉड जनरलाइजेशन हम करते हैं एक तरीके से ग्रैंड थ्योरी के अंदर. जब हम ग्रैंड थ्योरी जो बना रहे होते हैं उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो एकदम से एक हाईली सुपरफिशियल लेवल पे होता है, और साथ ही साथ हम क्या करते हैं यहाँ पे ब्रॉड जनरलाइजेशन करते हैं. बाकी क्यों गलत होगा सर ये भी बता दीजिए. वन दैट वाज प्रपोज्ड बाय वन ऑफ द मेजर थ्योरिस्ट इन द सोशल. कोई थ्योरी किसी थ्योरिस्ट ने बताया है वो थोड़ी ना ग्रैंड थ्योरी होती है. कोई थ्योरिस्ट जो थ्योरिस्ट है वो ग्रैंड है मतलब वो ग्रैंड थ्योरी देगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल. एंड इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट मतलब मिडिल वाली बात ही नहीं हो रही. ग्रैंड तो सबसे ऊपर होता है और ये मिडिल की तो बात ही नहीं हो सकती यहाँ पे. अ पर्टिकुलरली सेटिस्फैक्टरी थ्योरी डेट मेक्स रिसर्चर फील हैप्पी. ऐसा कुछ नहीं है. खुशी सब रिसर्चर को होती है जब उसका जो है रिसर्च वर्क को लोग अप्रिशिएट करते हैं. ऐसे मुझे खुशी होती है जब आप लोग अच्छा ये सब बोलते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो गया वन दैट इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट, है ना, हाईली एब्स्ट्रैक्ट है एंड मेक्स ब्रॉड जनरलाइजेशन अबाउट द सोशल वर्ल्ड, दैट इज नोन एज अ ग्रैंड theory. An inductive theory is one that involves testing an explicitly defined hypothesis, does not allow for findings to feed back into the stock of knowledge, use quantitative methods whenever possible, and allows theory to emerge out of the data. क्या होगा इसका इंडक्टिव थ्योरी का? क्या हो सकता है इसमें से? एलिमिनेशन हो रहे हैं, पूरी तरीके से एलिमिनेशन हो रहा है. डी आंसर है इसका. इन्वॉल्व्स टेस्टिंग एक्सप्लिसिटली डिफाइंड हाइपोथेसिस क्या है? ये डिडक्टिव है, ये डिडक्टिव थ्योरी है. ये डज नॉट अलाउ फॉर फाइंडिंग्स टू फीडबैक इनटू द स्टॉक ऑफ नॉलेज. भैया इंडक्टिव थ्योरी में हम नॉलेज को फंडामेंटल रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ इंडक्टिव. इसमें हम स्टॉक ऑफ नॉलेज में और नॉलेज डालते हैं. ठीक है, ना कि डज नॉट आता है यहाँ पे. यूज क्वांटिटेटिव तो भैया एंटी हो गया क्योंकि इंडक्टिव क्वालिटेटिव है. और अलाउज थ्योरी टू इमर्ज आउट ऑफ द डाटा बिकॉज यहाँ पे थ्योरी बनती है इंडक्टिव में. मैंने आपको बताया फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च. The qualitative research strategy places a value on using numbers. I think ये last question है. Using numbers, measurements and statistical techniques, generating theories through inductive research about social meetings, conducting research that is of a very high quality, all of the above. Qualitative research strategy इसमें से क्या होगी? कुछ तो simple eliminate किए जा सकते हैं, जैसे कि A, ये तो क्वांटिटेटिव हुआ ना, ये तो क्वांटिटेटिव हुआ, नंबर्स मेजरमेंट्स क्वांटिटेटिव में होते हैं. और इसका ज़रा देखें, ये जनरेटिंग रिसर्च दैट इज़ ऑफ वेरी हाई क्वालिटी. ये क्या है? क्वालिटी का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है. क्वालिटी अगर किसी ने अच्छे तरीके से रिसर्च की होगी, प्रॉपर रिसर्च प्रोसेस फॉलो किया होगा, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे वो क्वालिटेटिव हो, हाई क्वालिटी की कहलाएगी. पर जनरेटिंग थियरीज फिर आ गया थ्रू इंडक्टिव रिसर्च, कि क्वालिटेटिव और इंडक्टिव क्या है यहाँ पे मिलता जुलता है अबाउट सोशल मीटिंग्स. क्योंकि इसलिए बोलते हैं कि ये टर्म्स पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ये आइडेंटिकल होती हैं. तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, दैट इज जनरेटिंग थ्योरीज थ्रू इंडक्टिव रिसर्च अबाउट सोशल मीनिंग्स. ठीक है, तो ये हो गया. और इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो है ये एक तरीके से इसको मैं मिटा दूँ कहीं किसी को वो ना हो जाए. यहाँ पे मेरे ये समझाते समझाते टिक लग गया, इसलिए मेरे को लगा कि यार मैंने कुछ गलत बता दिया. कि ये टिक मतलब मैं समझा रहा था कि हाई क्वालिटी जो है वो क्वांटिटेटिव हो सकता है और क्वालिटेटिव भी हो सकता है. इसलिए यहाँ पे जनरेटिंग थ्योरीज करते हैं, इंडक्टिव रिसर्च आता है क्योंकि इंडक्टिव रिसर्च इज द अनदर नेम ऑफ, और वी डू इंडक्टिव रिसर्च अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. और ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँगा. एमसीक्यूज़ भी मैं लेके आऊँगा अब, क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि अब आगे जा कर के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बोला है कि दे विल कंडक्ट देयर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम इन सितंबर और अक्टूबर. और नेट जेआरएफ के लिए भी हमारे पास अब कम समय ही बचा है. 3 महीने जो हैं ऐसे कह सकते हो 3 महीने के आसपास या 3.5 महीने के आसपास बचे हुए हैं. तो मैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ भी लाता रहूँगा जगह जगह से, जिससे आप लोगों का जो है अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो सके और हम सब लोग जो है अपने टारगेट को अचीव कर लें. So thank you so much for your valuable time. Have a very nice day ahead.